गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अध्ययन कर रहे थे कैपिटल बजटिंग का, जिसके थ्योरिकल पोर्शन के अंदर हमने इसकी डिटेल स्टडी कर ली थी। इसकी विधियों के बारे में हमने देख लिया था। उन विधियों के सूत्र क्या होते हैं ये हमने देख लिए थे। आज हम इनके कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इसमें से बनते हैं, उन प्रमुख विधियों के कुछ प्रमुख उदाहरणों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अदायगी अवधि विधि, या जिसको पे बैक पीरियड मेथड बोला जाता है, उससे हम शुरुआत करेंगे। इस विधि को मछली चारा कसौटी विधि भी बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करती है विधि, आपको जैसे बताया गया था कि ये केवल मात्र जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने टाइम में आपका कवर हो जाएगा, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर करती है। ये उसके बाद में कि हमें कितनी प्राप्ति होगी, कितने टाइम तक चलेगा, इन बातों पर ध्यान नहीं देती। इसलिए इसका उपनाम क्या है? मछली चारा कसौटी विधि भी इसको बोला जाता है। तो शुरू करते हैं हम अदायगी अवधि विधि से, पे बैक पीरियड मेथड या मछली चारा कसौटी विधि। यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया है। इसमें दिया गया है कि उदाहरण के लिए एक कंपनी है, उसकी नई मशीन के लिए उसे 15,000 रुपये के विनियोजन पर वो क्या कर रही है, विचार कर रही है, जिस पर उसे वार्षिक शुद्ध रोकड़ प्रवाह कैश इनफ्लो जो होगा 6,000 रुपये 4 वर्ष तक प्राप्त होने की संभावना है। यानी पर ईयर आपको 6,000 रुपये मिलेंगे और 4 वर्ष तक आपको उसे पैसे मिलते रहेंगे। अतः इस मशीन की अदायगी अवधि ज्ञात कीजिए। पे बैक पीरियड का आपको फॉर्मूला आपको जैसे कि बताया गया था, उसमें क्या बताया गया था आपको, I/C, या हम कह सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई नेट एनुअल कैश जो आपका इनफ्लो है। अब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है ऊपर कितना, 15,000 रुपये जो यहाँ बता रखा है आपको, और पर ईयर आपका कितना दे रखा है कैश इनफ्लो, 6,000 रुपये। तो जब आप 15,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.5 ईयर निकल कर आता है। तो ये इसका क्या हुआ, एक तरह से पे बैक पीरियड हो गया। यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में कवर हो जाएगा, 2 वर्ष और 6 माह में, या हम कहें कि 2.5 वर्ष के अंदर आपका ये कवर हो जाएगा। अब इसको एडजस्टेड रिटर्न भी इसको कहते हैं। तो इसको आप जैसे परसेंटेज के हिसाब से निकालना चाहिए कि एक साल में आप कितना प्रतिशत कवर करेंगे। तो आपको मिल कितना रहा एक साल में, 6,000, 100% आपका कितना है, 15%। तो 15,000 का 6,000 कितना प्रतिशत हुआ, तो ये आपके पास 40% निकल कर आ गया। अब जब आपके पास ये चीज़ें रहती हैं तो ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। अब जब हम दूसरा सवाल इसका देखते हैं, नीचे जो दिया गया है उसमें बता रखा है कि कोई फर्म है जो कि कुछ विशेष मशीन के क्रय पर विचार कर रही है, और ये प्रबंध कहता है कि जो ये मशीन है वो तब तक क्रय नहीं करेगा जब तक कि उसकी लागत 3 वर्षों में क्या हो जाए, वसूल ना हो जाए। यानी प्रबंधक ये चाहते हैं कि लागत चाहे कितनी भी हो लेकिन वो 3 वर्ष में कवर हो जानी चाहिए। नीचे आपको बता रखा है मशीन की लागत दे रखी है आपको 3 लाख रुपए। नई मशीन से उत्पन्न विक्रय आगम, यानी जो मशीन आप लगाएंगे उससे आपको जो सेल से जो इनफ्लो होगा कैश का, वो है 4 लाख रुपए। परिवर्तनशील लागतें जो है वो बिक्री का कितना है, 60% है। डेप्रिसिएशन के अतिरिक्त जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको 15,000 दे रखी है। और नीचे आपको बता रखा है कि मशीन का जीवन काल 8 वर्ष, और कर की दर आपको बता रखी है 50%। नीचे दिया गया है आपको कि 3 वर्षों में वसूली अवधि की कसौटी पर क्या मशीनें क्रय की जाए, ये आपको बताना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 3 लाख रुपए के विनियोग की वसूली के लिए अदायगी अवधि को भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इन सूचनाओं के आधार पे ये है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू इन्होंने बता रखा है कि जो आपको हमें सवाल में दिया हुआ है कितना है, 4 लाख रुपए, हमने लिख दिया 4 लाख। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हमारे को जो बता रखी है वो बता रखी है 60% ऑफ सेल्स है। तो 4 लाख का 60% आपका कितना हुआ, 2,40,000 रुपये, वो आपने लिख दिया। फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको बता रखी है वो दे रखी है आपको कि एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, सवाल के अंदर जो दिया हुआ वो है आपके 15,000, तो वो आपने ऐड कर दिया। यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट आपने किस में से लेस कर दी, सेल्स में से। तो आपके पास क्या आ गया, 1,45,000 निकल कर आ गया। अब हम इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब कुछ नहीं दे रखा हो तो हमने आपको बताया था कि स्थायी किस्त पद्धति लगानी है। जब आपको बता रखा है कि लाइफ की जो उसकी मशीन की जो लाइफ है वो कितनी है, 8 साल आपको बता रखी है। तो जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको, तो आपके पास निकल कर आएगा 37,500 रुपये। यानी 3 लाख को आपने किसने डिवाइड किया, 8 से, क्योंकि 8 वर्ष उसकी आपको दे रखी है लाइफ। तो ये 37,500 हुई। अब ये आपके पास जब आपने 1,45,000 में से 37,500 रुपये लेस किया तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,07,500 रुपये। अब टैक्स रेट हमें सवाल के अंदर दे रखी है कि जो ईयरली जो टैक्स रेट है आपकी वो 50%। तो 1,07,500 का 50% हमने निकाला जो होता है 53,750। इसमें से लेस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 53,750। अब आपको शुरू में सवाल में बताया था कि आपको पहले डेप लेस करना है, उसके बाद आप डेप वापस ऐड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें टैक्स कम चुकाना पड़े। तो अब आपने वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया 37,500 रुपये। तो नेट कैश इनफ्लो जो है आपका ईयरली वो कितना हुआ, 91,250। ये आपका क्या है, नेट कैश इनफ्लो हुआ।
ठीक है। अब अपना पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, I/C, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई नेट एनुअल कैश इनफ्लो। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख रुपए, और आपका इनफ्लो कितना है, जो हमने इस सवाल में फाइंड आउट किया है 91,250, यानी सेल्स देर के उसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट लेस की, डेप्रिसिएशन को लेस किया, फिर टैक्स को लेस किया, डेप्रिसिएशन को वापस ऐड किया, तो हमारे पास वापस क्या आ गया, कैश इनफ्लो। अब कैश इनफ्लो जो है उसको हम इन्वेस्टमेंट को कैश इनफ्लो से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 3.3 ईयर। तो अब ये क्या कह रहा था, शुरू में प्रबंधक ने एक बात कही थी कि अगर 3 साल के अंदर अगर कवर होता है तो वो उसको स्वीकार करेंगे, अदरवाइज वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि सवाल के रूप में आपको ये यहाँ पे बता रखा है कि इनकी लागत 3 वर्षों में वसूल न हो जाए, तो अब ये क्या करेगा, इसको स्वीकार करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो पे बैक पीरियड है वो कितना आ रहा है, 3.3 ईयर। तो ये इतने टाइम में वसूल ये नहीं हो सकता है। अब हम एक और अलग उदाहरण लेते हैं। एक सीमित कंपनी है कोई आपकी, जो 1 लाख रुपए पूंजी वाली एक परियोजना के विनियोजन पर विचार कर रही है। उसमें आपको बता रखा है कि हास के पश्चात किंतु कर से पूर्व वार्षिक आय का पूर्वानुमान उन्होंने हमें बता रखा है, नीचे दिया हुआ है आपको सवाल के अंदर। ये कुछ सूचनाएं आपको दी गई हैं। तो ये एक सवाल, जैसे हमने अभी तक पे पीरियड का एक सवाल किया था, इसमें तो क्या था कि जो कैश इनफ्लो था वो आपको फिक्स बता रखा था। पीछे के जो एग्जाम्पल्स थे तो उनमें क्या है, फिक्स है भाई, 91,250 रुपये कैश इनफ्लो और लगातार चलता रहेगा। पीछे वाले सवाल में भी हमने क्या देखा था कि जो इनफ्लो आपको बता रखे थे वो क्या, ये 6,000 रुपये पर ईयर है, ये बता रखे हैं। तो ये क्या है, आपका समान रूप से चल रहा है, इसमें चेंजेस नहीं हो रहे। अब अगर आपका असमान रोकड़ अंतर्वाह हो, यानी अनइक्वल कैश इनफ्लो हो, तो आपको उसको कैसे हल करेंगे। जैसा कि आपको उसको पहले थ्योरिकल पोर्शन के अंदर बताया गया था कि जितने टाइम तक आपको मिल रहा है वो कवर कर लीजिए, और बचे हुए साल के लिए आप उसको डिवाइड करके कवर करते हैं। तो ये एग्जाम्पल उसी से संबंधित है। तो यहाँ आपको दे रखा है 50,000, 50,000, फिर तीसरे साल में 40,000, चौथे साल में 40,000 और 5वें साल में 20,000 रुपये इनफ्लो बता रखा है। नीचे बताया आपको कि जो डेप्रिसिएशन है वो मूल लागत का 20% की दर से तथा आयकर शुद्ध आय का 50% की दर से लिया जाता है। अदायगी अवधि विधि का उपयोग करते हुए परियोजना का मूल्यांकन हमें करना है। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। पहले हमने साल लिख दिए, फिर हमने जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स हमारे को सवाल के अंदर जैसा कि दिया गया वो हमने लिख दिया, जो कि 50, 50, 40, 40 और क्रम से 20 है। अब हमें टैक्स सवाल का बता रखा है 50%, किसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, बिफोर टैक्स का, सॉरी। तो 50,000 का 50%, 25,000, फिर 25,000, फिर 40,000 का 20,000 हो गया, 20,000 का 10,000 हो गया। अब हमें डेप्रिसिएशन देखना है। तो डेप्रिसिएशन जब हम इसका देखेंगे तो वो हम इसमें से क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, स्थायी किस्त पद्धति से उसको लगाएंगे। और 5 साल जो योजना को हमें दे रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमें कितना बता रखा है, 1 लाख रुपए का। तो 5 साल के हिसाब से हमें जब उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 20,000 के हिसाब से आ गया ना पर ईयर। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन। अब नेट कैश हमारे पास क्या आ गया, ये तो आफ्टर टैक्स था, और उसमें हमने ऐड क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन। 25,000 प्लस 20,000, 25,000 प्लस 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 में फिर 20,000 और 10,000 में 20,000 जोड़ दिया, यानी कि टैक्स और डेप्रिसिएशन, टैक्स के जो अमाउंट आई थी निकालने के बाद में उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया, तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लो आ गया, जो कि क्रम से 45,000, 45,000, 40,000, 40,000 और 30,000 है। अब अगर हम इसको कम्युलेटिव कैश इनफ्लो बनाए, यानी टोटल कितना मिल गया हमें, तो पहले 45,000, 45,000 में फिर 45 जोड़ा तो 90, 90 में 40 जोड़े तो 31, 31 में 40 जोड़े तो 170 और 170 में 30 जोड़े तो 2 लाख। अब देखो भाई हास की दर आपको जैसे दे भी रखी है, सॉरी मैंने आपको बता दिया था 5 साल के हिसाब से, इसमें लिखा हुआ भी है सवाल के अंदर कि जो हास है वो मूल लागत का 20% और मूल लागत आपकी 1 लाख रुपए है, तो 20% के हिसाब से वो 20,000 होगी। अब पे बैक पीरियड देखो, आप भाई जो पे बैक पीरियड है हमारा, जो 1 लाख था, हमें 1 लाख कवर करना था, जो 1 लाख इसकी लागत थी, जो आपको शुरू में सीमित कंपनी है वो 1 लाख रुपये पूंजी वाले परियोजना की विनियोजन पर विचार कर रही है। तो यहाँ देखो आप, पहले साल के अंदर आपका जो कम्युलेटिव कैश इनफ्लो है वो कितना है, 45,000 नहीं कवर हुआ, 1 साल हो गया। दूसरे साल के अंदर देखो आपका कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कितना हो गया, 90,000 रुपये। अभी भी हमारी 1 लाख कवर नहीं हुई है, यानी 2 लाख रुपये 2 साल तो हमारा क्या हो गया, पूरा टाइम पीरियड। तो पे बैक पीरियड में 2 साल लिख दिया हमने, प्लस अब रिमेनिंग टाइम पीरियड देखो, तीसरे साल के अंदर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तीसरे साल में 1,30,000 होते, लेकिन हमें तो 1 लाख ही कवर करना है, यानी इसका सिर्फ 10,000 हिस्सा हमें चाहिए। तो तीसरे साल के अंदर जब हम नेट कैश में जाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये आपको क्या मिल रहा है पूरे साल के अंदर। हमें कितना चाहिए, इसका सिर्फ 10,000 चाहिए। 40,000 का 10,000 कितना होता है, 1/4। तो साल का 1/4 निकाल दीजिए, 12 महीने का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 महीने। तो हम कह सकते हैं कि 2 सही 1/4 वर्ष, अथवा 12 महीने को जब 1/4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास निकल गया था 3 मंथ्स, यानी 2 ईयर एंड 3 मंथ्स आर द इसका पे बैक पीरियड आपका हो जाएगा। तो जब आपको कैश जो इनफ्लो दे रखा है वो अनइवन दे रखा हो, इक्वल ना हो, तो आप कैसे करेंगे, जहाँ तक आपकी परियोजनाएं कवर नहीं होती हैं, पूरे साल जहाँ तक कवर हो रहे हैं वहाँ तक आप पूरे साल काउंट कर लीजिए।
अब सपोज दैट इसमें मान लो अमाउंट होती है अपनी 1,50,000 रुपये, तो आप देखो कम्युलेटिव कैश इनफ्लो के अंदर हम क्या करते, पहले साल में कवर हुआ 45, दूसरे साल में 90, तीसरे में 31, चौथे में 170। अब देखो 3 साल तो पूरे हो गए, हमें 1.5 लाख कवर करना है, तो 3 साल तो हम पूरे लिख देते। चौथे साल में हम इधर देख रहे हैं नेट कैश हमें मिल रहा है 40,000, 40,000 से हमें कितना चाहिए, 31 + 20, 20 चाहिए। पूरे साल में 40 मिल रहा है, तो 20 किसका कितना पार्ट हुआ, 1.5, तो ईयर का 1.5 कितना हो गया, 6 मंथ। हम कह सकते हैं 3 ईयर एंड 6 मंथ इज द पे बैक पीरियड। तो जब कैश इनफ्लो जो होता है आपका अनइक्वल होता है, तो आप इस विधि से सोल्व उसको कर सकते हैं। तो ये थी आपकी अदायगी अवधि विधि, या फिर इसको बोला जाता है मछली चारा कसौटी विधि भी इसको कहते हैं। ये इसके दोनों के न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए गए, जब आपका कैश इनफ्लो इवन होता है और जब आपका कैश इनफ्लो अनइवन होता है। अब बात करते हैं औसत प्रत्याय दर विधि की, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसके अंदर आपको जो फॉर्मूले बताए गए थे वो क्या कहा गया था, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये इसके फॉर्मूला आपको बता दिया गया। तो इसी विधि के आधार पे इसके हमें क्या करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो सोल्व करने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इसके। फाइंड द एवरेज एस्टिमेट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। और जब कुछ भी ना दे रखा हो तो भी आपको क्या लगाना होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाना होता है। यहाँ आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 30,000 रुपये, फिर आपको सैलवेज वैल्यू दी हुई है, फिर वर्किंग कैपिटल दे रखी है, एक्सेप्टेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आपको दे रखा है 4 ईयर। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको निकालने का बताया गया था फॉर्मूला कि हाफ ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज वैल्यू, इसका तो हाफ लेना है, प्लस वापस आप सैलवेज वैल्यू कर देंगे। और कोई वर्किंग कैपिटल की अगर रिक्वायरमेंट आपको एक्स्ट्रा है तो उसको आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर वर्किंग कैपिटल आपकी कम हो रही है तो उसको आप लेस कर देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐड ही करना है, कितने से वर्किंग कैपिटल की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी तो आप उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज वैल्यू, प्लस आप सैलवेज वैल्यू ऐड कर देंगे, और नेट वर्किंग कैपिटल आपको कुछ और वर्किंग कैपिटल कुछ आपको एक्स्ट्रा और चाहिए तो आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ सवाल में आपको दिया हुआ है हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पता है 30,000, सैलवेज वैल्यू आपको दे रखी है 3,000, तो 30,000 माइनस 3,000 ये आपका होगा 27,000, 27,000 को आप हाफ करेंगे तो आपका 13,500 रुपये आ गया, प्लस वापस सैलवेज वैल्यू आपने ऐड कर दी 3,000 रुपये, प्लस वर्किंग कैपिटल आपको एक्स्ट्रा चाहिए 6,000, तो टोटल आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ आपका, एवरेज इन्वेस्टमेंट 22,500 रुपये आपका ये निकल कर सामने आ गया। अब इसके एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम कि एक परियोजना है, उसकी लागत आपको बता रखी है 15,000 रुपये, अवशिष्ट मूल्य उसका है 3,000, यानी सैलवेज वैल्यू है 3,000 रुपये। इसके हास एवं कर से पूर्व 5 वर्षों की आय बता रखी है आपको 3,000, 3,600, 4,200, 4,800 और 6,000 रुपये। परियोजना के लिए आपको बोला गया है कि औसत प्रत्याय दर ARR मेथड से गणना करते हुए कीजिए और आयकर की दर 50% माननी है, हास आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। तो यहाँ हम इसकी ARR मेथड से इसका निकालते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। तो आपको स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, इनकम बिफोर टैक्स दे रखी है, जो कि क्रम से आपको 3,000, 3,600, 4,200, 4,800 और 6,000 दे रखी है। सवाल के अंदर यहाँ आगे हमने इसकी टोटल कर दी 21,600, एवरेज निकाल दिया हम, टोटल को जो ईयर है आपके 5 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आ गया। अब इसमें से हमें डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन जब हमने इसमें आयकर की दर 50% है तथा सीधी रेखा पद्धति से आपको जो है वो डेप लगाना है इसका, तो इसमें से आप डेप लेस कर देंगे, जो स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको बोला गया है। 15,000 रुपये उसकी लागत है और कितने साल बता रखे हैं आपको यहाँ पे, हास और कर से पूरे 5 वर्ष बता रखे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से आप इसका सैलवेज वैल्यू लेस करेंगे, 15,000 में से 3,000 के 12,000, 12,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2,400 रुपये से इसका डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। इसकी टोटल कर दी और इसकी भी एवरेज हमने निकाल दी। अब नेट इनकम बिफोर टैक्स, ये आपके निकल 3,000 में से आपने 2,400 लेस किए तो आपके पास 600 आ गए, 3,600 में से 2,400 लेस किए तो आपके पास 1,200 आ गए, 4,200 में से आपने 2,400 लेस किए तो आपके पास 1,800 से क्रम से आप लेस करते जाएंगे। फिर आपको टैक्स की रेट दे रखी है 50%, यानी 600 का 50%, फिर 1,200 का 50%, जो भी आप इनकम है उसको भी टैक्स लगा दीजिए आप। तो रिमेनिंग आपको पहले कॉलम में आप देखो 600 में से 300 टैक्स लेस किया तो आपके पास क्या बच गया, आफ्टर टैक्स 300 रुपये। ये आपने क्रम से यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। अब जो है जो ARR हम निकालेंगे, तो जब हम इसके टोटल में जा रहे हैं तो हमारे पास जो नेट इनकम जो आपकी निकल के आ रही है एवरेज वाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो है आपकी 960 रुपये, डिवाइड आपने इसको कर दिया एवरेज इन्वेस्टमेंट से। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का आपको फॉर्मूला बताया गया कैसे निकलेगा, तो हाफ ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 15,000 रुपये, प्लस सैलवेज वैल्यू माइनस सैलवेज वैल्यू, फिर आप इस वापस प्लस सैलवेज और वर्किंग कैपिटल आपको कोई अगर और चाहिए तो वो आप इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका निकल कर आ गया। जो हाफ इसका आ रहा है वो 9,000 रुपये। तो 960 को एवरेज एनुअल इनकम आपकी जो दे रखी है वो
उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 से, 960 को 9000 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास निकल के आ गया ARR 10.675% के रूप में। नीचे आपको और बताया गया है ARR एवरेज एनुअल इनकम डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू इंटू 100। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका क्या था 15,000 में आपने क्या ऐड किया, सैलवेज वैल्यू जो 3,000, इसका किया आपने हाफ, वर्किंग कैपिटल आपको कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, इसका आप क्या था आपके पास आ गया 9,000। तो ये आपका निकल गया 10.67% ARR मेथड से। तो ये थी कैपिटल बजटिंग की आपकी दूसरी विधि ARR मेथड। बाकी जो विधियाँ हैं उनके सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।